दोस्तों, पहले फेज का चुनाव खत्म, दूसरे फेज की तैयारी। लेकिन इस पहले फेज में ऐसा क्या हुआ है कि दूसरे फेज को लेकर, यानी दूसरा चरण जो 11 तारीख को वोटिंग होगी, उसको लेकर बड़ा हालत खराब हो रही है बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की। ऐसा क्या हुआ है, आज वही आपको दिखाने जा रहा हूं। खास तौर पर ओवैसी क्यों चर्चा में, पहले चरण के फौरन बाद दूसरे चरण को लेकर क्या है कि एनडीए हुई है महागठबंधन, दोनों में खलबली ओवैसी के नाम पर है। मसला यह नहीं है सिर्फ कि सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने पकड़ बना रखी है। पहले फेज का जो सर्वे निकल कर आया उसने बेचैन किया है। पहले फेज में जो वोटिंग हुई उसमें एआईएमआईएम का क्या खाता खुलने जा रहा है, यह खबर तो दिखाऊंगा ही। इसके साथ साथ आज आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं ओवैसी का वो कौन सा नया और ताजा बयान है जिसने काम कर दिया पहले फेज में और अब दूसरे फेज की तैयारी चल रही है। खास तौर पर कांग्रेस पार्टी के नेता भी क्यों परेशान चल रहे हैं वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये एक सर्वे मानिए, इसे ओपिनियन पोल मानिए, लेकिन आप ये ध्यान रख रहे हैं, अगर लंबे समय से मुझे देख और सुन रहे हैं, कि मैं 20-25 दिन पहले जब चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ तब से ही बता रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो मोर्चा बनाया, मैं फिर कहता हूं ओवैसी ने जो मोर्चा बनाया उसने समीकरण को पलटा नहीं है, बदला भी है। पलटने का मतलब होता है कि सब कुछ पलट जाए, ऐसा नहीं है। उसमें काफी फैक्टर काम कर गए। यह एक वजह है इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी के नाम का जिक्र अब ज्यादा हो रहा है। पहले ओवैसी के नाम का जिक्र आपने 3-4 महीने पहले नहीं सुना होगा, उतना नहीं सुना होगा, लेकिन पिछले 25-30 दिन से, एक महीने से तकरीबन आप ओवैसी का नाम बहुत सुन रहे हैं, खासतौर सीमांचल वाले इलाके में। लेकिन क्या मसला सिर्फ सीमांचल तक सीमित है? नहीं, इससे आगे की कहानी है। तो आगे की कहानी क्या है वो आपको बिना देर किए दिखाता हूं। ये देखिए, फर्स्ट फेज के पास एक ओपिनियन पोल सामने आया था। इसमें दावा किया बिहार फाइनल ओपिनियन पोल 2025 है, कुल सीटें 243 और बहुमत के लिए चाहिए 122। कितना? 122। क्या 122 सीटें किसी भी पार्टी को या किसी भी गठबंधन या किसी मोर्चे को मिल रही हैं? तो आप अब देख लिए, हमने पहले भी कहा था ये त्रिशंकु बनता हुआ नजर आएगा। विधानसभा चुनाव का नतीजा त्रिशंकु होगा, यानी ना किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा और ना किसी गठबंधन को, और कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। पहले आते हैं महागठबंधन, 110 से 115 सीटें मिलने का अनुमान है। दावा किया जा रहा है महागठबंधन को 110 से 115 सीटें मिलेंगी। हम ये पहले भी दिखा चुके हैं कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के चांसेस हैं, ये क्लियर है, किसी से छिपा नहीं है। कि असदुद्दीन ओवैसी साथ हैं या नहीं है वो मसला अलग है, लेकिन महागठबंधन मजबूत है। लेकिन इस मजबूती में कहां खेल कर दिया और कैसे एनडीए को भी नुकसान पहुंचा वो भी समझिए। सिर्फ अगर महागठबंधन की सीटों पर आप नजर डालेंगे तो महागठबंधन की सीटें जितनी पहले बताई जा रही थीं उससे कम आती हुई नजर आ रही है, यानी बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पा रहे, उससे पहले ही आकर अटक जाते हैं। अगर मैं 110 सीटें मान भी लेता हूं, 110 सीटें आ गई तो 12 सीटों की जरूरत होगी। मानकर चलिए महागठबंधन को 115 सीटें आ गई तो भी आप अंदाजा लगाइए इन्हें 1-2 नहीं 7 सीटों की जरूरत होगी। ये 7 सीटों का जुगाड़ कहां से होगा भी आगे आप समझ लेंगे। इसी में बताया एनडीए को 95 से 98 सीटें मिले। एनडीए बोला है, बीजेपी नहीं। 95 से 98 सीटें मिलने का अनुमान है। अगर मैं 95 सीटें भी मान लेता हूं कि मान के चलिए 95 से, तो ये कहां से लाएंगे? ये 27 सीटें, 27 विधायक कहां से लाएंगे जिससे सरकार बनाई जा सके? मैंने माना कि 98 सीटें भी इनकी आ जाएंगी तो ये कुल मिलाकर 24 विधायक कहां से लाएंगे? यह जोड़तोड़ वाला खेल कैसे संभव हो पाएगा? अब आते हैं असली खबर पर। एक और पर एआईएमआईएम को 14 से 16 सीटें मिलने जा रही है। हमने पहले भी आपको बताया किंग मेकर की भूमिका में असदुद्दीन ओवैसी है। हां, कुछ अभी नहीं बता रहे थे, लेकिन पहले फेज के बाद अब ओपिनियन पोल के जरिए, क्योंकि दूसरा फेज अब चाहे महागठबंधन से हैं या फिर आप एनडीए से, वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरा फेज पूरी तरह से समर्पित असदुद्दीन ओवैसी को है कि उसमें सीमांचल के वो इलाके खासतौर पर वोटिंग के में जा रहे हैं। 11 तारीख को वहां वोटिंग होगी, जहां एआईएमआईएम की पकड़ पहले से ज्यादा मजबूत है। पहले भी वहां पर उनकी पार्टी के विधायक रह चुके हैं, चाहे वो उन्होंने धोखा दिया हो, गद्दारी की वो बात अलग है, लेकिन रह चुके हैं। यानी एआईएमआईएम वहां पहले से मजबूत थी। अब यहां पर क्या है, 14 से 16 सीटें, यानी सीमांचल के साथ साथ जो पहले फेज की कई सीटें हैं वहां पर मजबूत नजर आ रही है एआईएमआईएम। अब आप सोचिए 14 से 16 सीटें, मैं तो क्यों ज्यादा मानूं, 16 नहीं मानता, मैं तो 14 कह देता हूं। 14 इनके पास विधायक आएंगे, 14 विधायक इनके होंगे। अब महागठबंधन को जरूरत कितने की है? अगर 110 सीटें आती तो 12 विधायकों की,
समर्थन किससे? एआईएमआईएम से। और 115 आ जाती हैं 7 विधायक, तब भी डबल है, 14 विधायक उनके पास है। तो किंग मेकर की भूमिका में एआईएमआईएम नजर आ रही है। जनस्वराज ना काम आ पाएगी महागठबंधन के और ना ही एनडीए के काम आ पाएगी। यानी जनस्वराज का प्रत्याशी जीत रहे नहीं जीत रहे, ये उनका अपना वो है। तो ये पूरा बिहार की सियासत में नई करवट के तौर पर एआईएमआईएम को बताया जा रहा है। किंग मेकर के तौर पर बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़े। पहले फेज के बाद अब सीटें भी खोलने शुरू कर दी है ओपिनियन पोल में। पहले एआईएमआईएम को बहुत हल्के में लिया जा रहा था, लग रहा था कि दूसरे फेज के चुनाव के बाद इनके बारे में कुछ कहा जाए, समझाया जाए। लेकिन अब खेल खुलकर सामने आ गया कि पहले फेज में भी एआईएमआईएम ने एनडीए को भी, मैं एनडीए बार बार इसलिए कह रहा हूं, बीजेपी के अलावा इसमें और घटक दल भी हैं जो मुसलमानों के वोटों पर आधारित होते हैं, जिसमें जेडीयू को झटका लगा है, जिसमें एलजेपी-आर को भी झटका लगा है। इन दोनों राजनीतिक दलों को बहुत तगड़ा झटका लगा है। इसीलिए आप राजीव ललन सिंह को सुन रहे थे, आपने चिराग पासवान को भी सुना, कैसे वो बता रहे थे कंफ्यूजन क्रिएट ना करें, वापस लौट जाएं, ये ना करें, वो ना करें, कह रहे थे ना। अब देखिए यहां पर भी कुछ ऐसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। अच्छा, क्यों हुआ ये? मैं चाहता हूं मुसलमान बिहार का मुख्यमंत्री बने। आप कहेंगे ये तो तेजस्वी यादव को आपने पूरे एआईएमआईएम ने क्या किया? एआईएमआईएम ने हर सीट पर वोट तो चुनाव तो लड़ नहीं रहा भाई। एआईएमआईएम हर जगह तो नहीं लड़ रहा 243 सीटों पर, या फिर उनके मोर्चा पूरे बिहार में तो नहीं लड़ रहे। जब पूरे बिहार में नहीं लड़ रहे तो ये कैसे मंशा पूरी होगी? तो आप इस बात को समझिए कि एक सपने की शुरुआत मान लीजिए। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं मुसलमान बिहार का मुख्यमंत्री बने, और अगर जो नतीजे अभी जो मैंने ओपिनियन पोल दिखाया अगर वो नतीजे में तब्दील होते हैं तो मुख्यमंत्री वाला सपना ना सही लेकिन उप मुख्यमंत्री वाला सपना एक मुसलमान वाला ओवैसी का पूरा हो सकता है। आने वाले वक्त में देखेंगे कि क्या वाकई हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। अब दूसरे फेज के चुनाव से पहले कैसे बौखलाई हुई है कांग्रेस, उसको भी आप समझिए। मसला ये नहीं है सिर्फ जेडीयू में दिक्कत है, मसला ये नहीं है कि एलजेपीआर में दिक्कत है। दरअसल जेडीयू और एलजेपीआर में खलबली इस बात की है कि उनका जो कोर वोटर है मुसलमान, अगर वो छिटक कर एआईएमआईएम के साथ चला जा रहा है और उनकी सीटें कम आई तो बीजेपी की मंशा भी पूरी हो जाएगी। इस बात को लेकर कि अगर एनडीए को बहुमत मिल भी गया, पहले तो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, मिल भी गया, तो आप यकीन मानकर चलिए वो आराम से कह देंगे अब आपकी बारी नहीं, नीतीश नहीं, अब ये व्यक्ति बनेंगे मुख्यमंत्री। ये इसीलिए उनमें खलबली है। इधर क्या है, इधर कांग्रेस में खलबली क्या है? इमरान प्रतापगढ़ी का एक बयान सुनिएगा, बता रहा हूं। ओवैसी ने ढाका में, जहां से राणा रणजीत सिंह को मैदान में उतारा है, आरजेडी उम्मीदवार फैसल रहमान को हराने के लिए ओके भाजपा एमएलए के सगे भाई राणा रणजीत सिंह को टिकट दिया। ये पूछते हैं इस तरह कयादत खड़ी होगी। अब मैंने कहा ना हिंदू मुसलमान पर कौन आया, कहते हैं हम ये हिंदू मुसलमान नहीं करते। एआईएमआईएम ने ऐसा किया ही नहीं। मुस्लिम बाहुल्य इलाके ढाका में एक हिंदू प्रत्याशी उतारा गया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि हिंदू प्रत्याशी क्यों उतारा, मुसलमान क्यों नहीं उतारा? ये कौन पूछ रहा है? ये कोई और नहीं पूछ रहे, इमरान प्रतापगढ़ी पूछ रहा है। तो सवाल नंबर 1, पहले तो हिंदू मुसलमान की मत करना अकेले बीजेपी करती है, पहला। दूसरा ये कि क्या आपने कभी ये सोचा कि आरजेडी के पास एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष गए थे और उन्होंने कहा था गठबंधन में लीजिए। अब आप कह रहे हैं कि हम गठबंधन भी आपसे नहीं करना चाहते, एक्सट्रीमिस्ट हैं, ठीक है, चलिए मत करिए। दूसरा आप ये भी अब तय करेंगे कि कौन प्रत्याशी खड़ा, मुसलमान खड़ा करना चाहिए ढाका से, हिंदू नहीं। दूसरा, तीसरा ये कि आप ये भी नहीं चाहते कि मतलब एआईएमआईएम को आप उसमें भी नहीं लेंगे गठबंधन में, और ये भी नहीं चाहते वो चुनाव लड़े। ये गजब का खेल चल रहा है भाई। मतलब आप तय करो कौन प्रत्याशी हो, कहां से कौन को प्रत्याशी उतारा जाए, चुनाव लड़े ना लड़े एआईएमआई। ये चेहरे पे बौखलाहट है। इनको पता है कि पहले फेज में वाकई एआईएमआईएम ने कमाल कर दिया है। नमस्कार।